हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आइए आज हम अपनी जो प्रैक्टिस जो टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा रहे थे उसको जो है कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन वाली चौथी वीडियो है और बीच में एक हमने न्यूट्रिशन साइंस की डाली थी, इसलिए जो है चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए हमारा अभी हमने इसको नहीं पढ़ाया था, इसलिए हम आज जो है हेल्थ साइंस को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और ये हमारा चलिए फर्स्ट टॉपिक है हेल्थ साइंस का। इसके जो है 10 क्वेश्चन हमारे हैं। देखिए पहला प्रश्न है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य के कितने अंग हैं, या स्वास्थ्य के कितने भाग कह सकते हैं, या कितने पक्ष हैं। तो वो हमारे हैं 3 पक्ष। एक है शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। यानी कि हम इन तीनों रूप से स्वस्थ होंगे तभी स्वस्थ कहे जाएंगे। ये भाई जो है फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तरफ से। यह नहीं कि अगर हम मान लीजिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रूप से तनाव से ग्रस्त हैं तो तब भी हम स्वस्थ नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि डब्ल्यू ने जो है डब्ल्यू की जो है स्वास्थ्य की परिभाषा भी कही गई है कि जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और जो है सामाजिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ होता है तभी वह स्वस्थ कहा जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य रक्षक ये जो है गांव में और सोसाइटी में जो है ये रखे जाते हैं। तो ये कितने आबादी पर होते हैं, तो ये हमारा होता है 1000 की आबादी में एक व्यक्ति जो है रखा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। फिर है इसके बाद अगला प्रश्न, WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। और जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि स्विट्जरलैंड लिखा हो तो ये स्विट्जरलैंड का ही एक शहर है, चाहे स्विट्जरलैंड कह लीजिए या फिर जेनेवा में है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नगर पालिका के कार्य। तो नगर पालिका के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो वो है नगर की स्वच्छता बनाए रखना, सकारात्मक जो है संक्रामक जो रोग है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना, और जो है उनको भोजन, दवा, पानी, इन सब चीजों की व्यवस्था करना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, छठा, ये उसी लाइन में स्टार्ट हो गया है, पानी का रासायनिक सूत्र। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। और इसका पीएच मान हमारा पीने योग्य पानी का कितना है, 7.5 से 8.5 तक की रहता है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला एम्स कब और कहाँ बना। तो जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1956 दिल्ली। और उसको कैबिनेट ने मंजूरी कब दी थी, 1952 में, या कह सकते हैं 1952 में इसको मंजूरी दी गई थी। और ये जो है उससे पहले जो है खुला था 1956 में दिल्ली में। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा इसी सीरीज का, संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, चेचक, खसरा, तपेदिक, अतिसार भी आता है लेकिन वो तो दूसरी जल से फैलने वाले रोग में प्रमुख में आता है। और संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक दूसरे में जो है संपर्क से, खांसने छींकने से, या वायु के द्वारा या अन्य किसी द्वारा जो वाहक होते हैं एक दूसरे से फैलते हैं, वो हमारे संक्रामक रोग होते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी थी हमारी सबसे पहली 1976 में। फिर उसके बाद इसी में अगला प्रश्न हमारा है, अस्थियों व दांतों अस्थियों और दांतों में पानी की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो इसमें जो है अस्थियों और दांतों में कह सकते हैं हमारे हड्डियों में शरीर की, जैसे कि कैल्शियम से बनी होती है हड्डियां, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब चीजों से की प्रमुखता होती है, लेकिन पानी की मात्रा उसमें 20% तक पाई जाती है।
इसी के साथ हमारा हेल्थ साइंस का कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट हमारा है टेक्सटाइल। नेक्स्ट जो है टेक्सटाइल हमारा, इसका ये देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें हमारा हो जाएगा ये प्रश्न। इसमें भी टेक्सटाइल में भी पहला प्रश्न है पीटर पेन चौरस मैंड्रीन प्रशियन प्रकार है। देखिए 2021 में क्वेश्चन भी आया था, मैंड्रीन प्रकार है। तो इसलिए जो है जो आए हुए प्रश्न है 2021 डीजीसी से, तो ये सारे हमारे सेल्फ मेड प्रश्न है या क्वेश्चन कह सकते हैं। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए टॉपिक को हमने यहाँ पर रखा है। जैसे मैंड्रीन पूछा था, इस बार पीटर पेन पूछ सकते हैं या चौरस पूछ सकते हैं, इसलिए उस हिसाब से हमने उसके आसपास के जो है और ऑप्शनों को जोड़ा है। तो ये सारे जो है हमारे कॉलर के प्रकार हैं। और वैसे भी कॉलर दो प्रकार की होती हैं, एक स्टैंड कॉलर होता है और एक होता है फ्लैट कॉलर। देखिए स्टैंड में जो है आता है एक खड़ा कॉलर, ये और देखिए इसकी विशेषता क्या है कि ये परिवर्तनशील होता है, ये कह सकते हैं हम पलट सकते हैं इसको। और फ्लैट कॉलर जो होता है इसके अंतर्गत आता है हमारा पीटर पेन, चौरस, स्क्वायर या गोल कॉलर या राउंड कॉलर, सेलर कॉलर जो है, ये सारे जो है हमारे फ्लैट कलर में आते हैं। और इसकी क्या विशेषता है, जो जो है फ्लैट कलर है ये अपरिवर्तनीय होती है और जो स्टैंड कलर होता है वो परिवर्तनीय होता है। तो ये हमारे सारे कलर के प्रकार लिखे हुए हैं। इस तरह से हम समझ लेंगे कलर दो प्रकार की होती है, स्टैंड कलर और इसी में स्टैंड कलर में ही जो हमारा स्टैंड कलर है उसी में कौन सा कलर आता है, एक रहता है नेहरू कलर। तो इस तरह से हम जान लेंगे कलर के बारे में। और जैसे हमने आपको टॉपिक पढ़ा दिया, आप चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इसको, तो इसके आसपास के आप प्रश्नों को देख। इसके बाद अगला प्रश्न है किमोनो कहाँ का पारंपरिक वस्त्र है। पारंपरिक वस्त्र भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय वस्त्र भी कह सकते हैं। तो ये हमारा जापान का एक वस्त्र है, राष्ट्रीय वस्त्र है किमोनो। और जापान की जो है वस्त्र शैली तो आप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है पटोला कहाँ का वस्त्र है। तो पटोला हमारा गुजरात का वस्त्र है। गुजरात में पटोला साड़ियाँ डिजाइन की जाती हैं तरह तरह की। और इसमें जो इसकी खास बात ये होती है पटोला की कि इसमें ताना बाना के धागों को रंगते हैं। यानी कि जैसे कुछ कपड़े पर रंगाई होती है, कुछ धागों पर रंगाई होती है, कुछ कपड़े जब बन जाते हैं उसके बाद रंगाई होती है, जैसे टाई एंड डाई हमारी कपड़ा बनने के बाद कपड़े पर की जाने वाली। तो जैसे हो सकता है प्रश्न इस तरह से भी बनेगा कि ताने और बाने के धागे को रंगते हैं किसमें, पटोला में या कह सकते हैं चंदेरी में, बालूचरी में, ढाका में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पटोला में ताने और बाने के धागे को रंगते हैं। फिर जो है उड़ीसा में इसको इकत कहते हैं, पटोला को ही उड़ीसा में इकत कहते हैं। और लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इकत में सिर्फ ताने को ही रंगते हैं और पटोला में ताने व बाने दोनों को रंगते हैं। और आंध्र प्रदेश में पटोला को पोचमपल्ली कहते हैं। और पटोला जो हमारा डिजाइन है, ये जो गुजरात में बनने वाली तरह तरह की साड़ियाँ होती हैं या जो भी वस्त्र बनते हैं, तो उसमें कौन कौन से डिजाइन होते हैं। तो उसमें होते हैं नारी, कुंजन भट्ट, पान भट्ट, फुलवाड़ी भट्ट, बांध कुंजन, छावरी भट्ट, रतन चौक, औखार भट्ट, चौकड़ी भट्ट, ये सब सारे डिजाइन होते हैं जो कि पटोला वस्त्र में बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं टाई एंड डाई या बांधनी को जापान में क्या कहते हैं। अभी देखिए जापान से रिलेटेड है। तो टाई एंड डाई को जापान में शिवोरी कहते हैं। तो ये जो है जो हमारी टाई एंड डाई है या बांधनी साड़ी है कह सकते हैं, ये राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध साड़ी है। और राजस्थान में शेखावट नामक स्थान पर ज्यादा ही इसकी बनाई जाती है। लेकिन जापान का पारंपरिक कपड़ा हमारा किमोनो है। ये हमारा जो है दूसरा ही प्रश्न था, लेकिन
जो टाई एंड डाई है या बांधनी है, इसको जापान में शिवोरी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बालूचरी साड़ियाँ कहाँ बनती हैं? तो बालूचरी साड़ियाँ हमारी मुर्शिदाबाद में बनती हैं। मुर्शिदाबाद में एक जगह है बालूचर, तो उसी बालूचर जगह पर ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए इनको बालूचरी साड़ियाँ कहते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, पॉलिस्टर धागे की अनुप्रस्थ काट कैसी दिखती है? तो पॉलिस्टर धागे की जो हमारी अनुप्रस्थ काट है वो हमारी गोलाकार दिखती है, थोड़ा सा हल्का चपटी व गोलाकार दिखती है। देखिए इसमें प्रश्न नंबर जो है 6 कह सकते हैं, 6 नंबर छूट गया है। लिनन की भूमि किसको कहते हैं? तो लिनन की भूमि मिस्र को कहते हैं, मिस्र या इजिप्ट को कहते हैं, क्योंकि वहां पर लिनन का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है और उसके अलावा जो मम्मी थी उनको लिनन में ही संभाल कर या लपेट करके रखते थे, तो उसको पवित्रता का, ऐश्वर्य का सूचक माना जाता है, इसलिए। और लिनन को ही, लिनन की भूमि मिस्र को कहते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, पॉलिस्टर धागे का हमने बता ही दिया है कि जो है अनुप्रस्थ काट कैसी दिखती है, तो गोलाकार और हल्की सी चपटी दिखती है। और पॉलिस्टर धागा हमारा किसमें आता है? तो ये हमारा उसमें जो है कृत्रिम धागे में आता है, कृत्रिम रेशा कह सकते हैं, कृत्रिम धागा, कृत्रिम तंतु, उसमें आता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, बर्ली आर्ट प्रसिद्ध है या बर्ली आर्ट कहाँ की है? तो यह बर्ली आर्ट हमारी महाराष्ट्र की है। बर्ली आर्ट प्रसिद्ध है तो ये महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊन की कितनी परतें होती हैं? तो ये ऊन, और देखिए ऊन से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है 2021 टीजीटी में भी। प्रश्न दो प्रश्न आए थे। एक था स्कोरिंग, वो किसे कहते हैं, स्कोरिंग प्रक्रिया किसमें की जाती है? तो वो हमारी ऊन में की जाती है। और जो है एक और भी प्रश्न था, सियरिंग, सियरिंग प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो वो भी सियरिंग भी भेड़ की जो है जब शरीर से बाल को उतारते हैं तो उसकी प्रक्रिया को शेयरिंग कहते हैं। देखिए ऊन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दो दो प्रश्न आए थे, तो इसलिए हमने डाले। तो देखिए जितने भी प्रश्न हमने डाले हैं तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये इसलिए डाला है कि ताकि इसके आसपास की चीजें आप इससे रिलेट जो है चीजों को तैयार करें, इसलिए। तो ऊन में 3 परतें हैं, एक है क्यूटिकल, फिर है कॉर्टेक्स, फिर है मेडुला। तो जो ये हमारी क्यूटिकल है ये ऊन की बाह्य परत है या बाहरी परत कह सकते हैं, और जो कॉर्टेक्स है ये उनकी मध्य परत है। और इसकी विशेषता यह है कि यह जो बीच की परत है हमारी कॉर्टेक्स, ये ऊन के रंग को निर्धारण करती है। भले उस पर रंग चढ़ाया जाता है लेकिन उसके रंग को, या जो रेशा होता है वो अब्जॉर्ब करता है जो रंग को, तो ये इसी मध्य परत कॉर्टेक्स की वजह से होता है। फिर इसके बाद है माडुला। मेडुला जो है ये आंतरिक परत है, ऊन की सबसे आंतरिक परत है। ऊन की जो क्वालिटी होगी वो इसी पर डिपेंड करती है कि ऊन कैसा होगा हमारा, मजबूत होगा, चिकना होगा, ये इस पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारा टेक्सटाइल का टॉपिक खत्म होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होम मैनेजमेंट। देखिए होम मैनेजमेंट का टॉपिक है हमारा, इस पे हम चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, समय संतुलन के कितने भाग हैं? तो समय संतुलन के 3 भाग है, और ये भी 2000, एक बार रुकिए, जो है 2021 टीजीटी प्रश्न आया था, इसमें यह था 8 और 8 का नियम पूछा गया था। तो देखिए इसमें है कि समय संतुलन के कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं, 8 8 8। ये प्रश्न था, 8 घंटे हम कार्य करेंगे, 8 घंटे नींद होगी और उसी में विश्राम भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद 8 घंटे मनोरंजन, हम अपना उसमें मनोरंजन में कुछ भी कर सकते हैं, हमारी जो भी हॉबी होगी, ये नहीं कि बस मूवी ही देखना है, जो भी हमारी हॉबी हो, अपनी पसंद की कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसमें डांसिंग हो सकती है, मतलब कुछ भी कार्य जो हमारी हो। तो इस तरह से समय संतुलन को बनाया गया है, इसको 8 8 8 का नियम कहते हैं। 8 घंटे हमारा कार्य, फिर 8 घंटे हमारा विश्राम, फिर 8 घंटे हमारा मनोरंजन, ये हमारा है समय का संतुलन। फिर अगला प्रश्न है, 40 मिनट मानसिक कार्य करने पर कितना विश्राम करना चाहिए? तो जो भी
40 मिनट तक का व्यक्ति जो है मानसिक कार्य कर रहा है, 40 मिनट तक लगातार करने के बाद उसको उस पूरे कार्य का लगभग 2 मिनट तक की विश्राम वो कर सकता है, 2 मिनट तक की रेस्ट ले सकता है। फिर उसके बाद हमारा है अगला प्रश्न, अत्यधिक शारीरिक कार्य करने वाले को कुल कार्य का कितने प्रतिशत, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो फिजिकली कार्य बहुत ज्यादा कर रहा है, शारीरिक श्रम, तो उसको अपने कुल कार्य का 57% या 57% तक वो विश्राम करेगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है इसी में, पीक लोड क्या है? तो पीक लोड क्या है? ये हमारे कार्य सरलीकरण के समय व्यवस्थापन टॉपिक से लिया गया है ये प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तो एक ना एक क्वेश्चन हर हालत में पेपर में आएगा आपके, चाहे आप आज ही से कहीं लिख लीजिए। पीक लोड क्या है? तो पीक लोड ये है कि पीक लोड में होता है कि ये जो सुबह का काम होता है, गृहिणी हमारी जो सुबह का कार्य करती हैं, तो उनके पास इतना कार्य रहता है सुबह, जल्दी जल्दी की बच्चों को तैयार करना है, नाश्ता भी बनाना है, ये सारी चीजें उनको करनी है रहती है एक साथ। तो इसको हम, जब कार्य का बहुत ज्यादा अत्यधिक भार होता है, जब कार्य का अत्यधिक भार होगा तो फिर उसको पीक लोड कहते हैं। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न, थकान के प्रकार। तो थकान हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है शारीरिक और एक होती है मानसिक। शारीरिक तो आप जानते हैं कि भाई हम शारीरिक रूप से लगातार कार्य करते रहेंगे, तो फिर उस तरह से हम जो है शारीरिक थकान हो जाएगी। और मानसिक थकान में दो तरह की थकान होती है मानसिक की। तो इस थकान दो प्रकार, लेकिन मानसिक में दो होती है, एक होता है बर्डम और एक होता है कुंठाजन्य। तो जो बर्डन होता है उसमें ये होता है कि एक कार्य को, वही कार्य बार बार हमको रिपीट करना है, तो उससे हमको थकान होने लगती है, वही कार्य बार बार करना। तो ये भी मानसिक तनाव में आता है। और मानसिक थकान में एक आता है कि जैसे किसी बात की टेंशन है, परेशानी है, या हम चिंतित हैं, चिंताग्रस्त हो गए बार बार सोच करके वही बात, तो वो हमारी कुंठाजन्य जो है थकान में आता है। लेकिन वैसे तो थकान के दो प्रकार हैं, शारीरिक थकान और मानसिक थकान। और एक शारीरिक थकान में क्या होता है, जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, तो उस तरह से कार्य ज्यादा अधिक अधिक कार्य करने पर, ये लगातार मेहनत जो है शारीरिक कार्य या शारीरिक श्रम करने पर जो लैक्टिक एसिड जमा होता है, उसके कारण हमारे मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होने लगती है। और मांसपेशियों की थकान को नापने का यंत्र कौन सा है? तो वो जो है अर्गोमीटर से हम इसको नापते हैं। फिर अगला प्रश्न है पैडल प्रयास है। देखिए ये भी जो है 2021 टीजीटी से प्रश्न था। एक प्रश्न आया था मोपिंग, तो उसी से हमने उसके आसपास के सारे प्रश्नों को देखा है। मोपिंग ये किसमें आता है? तो भारी कार्य में आता है। उसी तरह से पैडल या पद प्रयास क्या है? पद प्रयास तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पैडल समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए हमने दोनों चीजें लिख दिया है। तो ये जो कार्य होते हैं, इसके भी जो है चार प्रकार, चार मतलब चार पांच प्रकार होते हैं कि जैसे पद जो है पैडल हो गया, एक हो जाता है चक्षु प्रयास। जैसे चक्षु प्रयास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे चक्षु में है कि हम बैठकर कोई कार्य कर रहे हैं, आंखों से अपनी देख रहे हैं, तो वो हमारा चक्षु प्रयास होगा। और पैडल में क्या आता है हमारा? खड़े होना, चलना, दौड़ना, उठना बैठना, ये सब हमारा पैडल प्रयास में आता है। फिर ये देखिए शारीरिक थकान, अभी पूछा था थकान के प्रकार। तो शारीरिक थकान क्या है? तो किसी कार्य को लगातार करना, जो हमारा बहुत ही मेहनती कार्य होगा, शारीरिक श्रम, बहुत भारी कार्य होगा, तो जो है वो हमारे शारीरिक थकान के अंतर्गत आएगा। फिर अगला भारी कार्य है। तो भारी कार्य में क्या आता है? पोछा लगाना, पर्दे लगाना, बिस्तर सही करना, ये सब चीजें हमारी भारी कार्य के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला है बजट का नियम दिया है। तो बजट का नियम किसने दिया है? तो ये जो है अर्नेस्ट एंजिल ने 1857 में बजट का नियम दिया था। फिर इसके बाद इसमें किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो जो है उसका भोजन पर व्यय हो जाता है। तो भोजन पर व्यय क्या होता है? किसी व्यक्ति की जब आय बढ़ती है तो उसका भोजन पर व्यय घट जाता है या बढ़ जाता है? आप लोग बताइए हमको। तो ये जो है आय बढ़ने के साथ साथ भोजन पर व्यय
घट जाता है, या हम कह सकते हैं कि कम हो जाता है। फिर इसके बाद ही देखिए हम देखते हैं अगला टॉपिक, ये हमारा होम मैनेजमेंट का कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन। देखिए ये प्रसार शिक्षा, इसके लिए हमने सारे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं, कोशिश की है। जो सन लगातार सीरियल जो सन है उनको बताया है। पहला प्रश्न है सोलर चरखा मिशन, ये कब लागू हुआ? तो 28 जुलाई 2020 को। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है आयुष्मान योजना, ये कब प्रारंभ हुई? तो ये हमारी 25 दिसंबर 2018 को प्रारंभ हुई। फिर अगला है सूचना का अधिकार, ये हमारा 2005 का है। फिर अगला है सुकन्या समृद्धि योजना, है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई सारी योजनाएं हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो है स्टार्ट हुई है 2014 में। फिर अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान, ये चलाया गया था हमारा गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर सन 2014 को ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। फिर अगला प्रश्न है महिला अधिकार विधेयक, 30 अगस्त 1990 को ये चलाया गया था, राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी दी गई। फिर अगला प्रश्न है प्रसार कार्यक्रम है, तो प्रसार कार्यक्रम क्या है? तो यह एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली शैक्षणिक प्रक्रिया है। फिर अगला प्रश्न है स्वचालित टेलेक्स सेवा चलाई गई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। स्वचालित टेलेक्स सेवा चलाई गई थी 1972 में। फिर अगला है पोलियो उन्मूलन की शुरुआत हुई, पोलियो उन्मूलन का जो कार्य चलाया गया था कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों को जो पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी और पोलियो को जड़ से उखाड़ने की शुरुआत कब हुई भारत देश में? 1988 में हुई थी। फिर अगला प्रश्न है इसी टॉपिक का आखिरी प्रश्न है रेमंड किचन, रेमंड किचन का सिद्धांत या कह सकते हैं रेमंड किचन को किसने खोला या बताया था? तो इसको जो है एच.एल. रिचर्ड ने बताया था रेमंड किचन को। इस तरह से हमारा ये भी टॉपिक, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो पहला प्रश्न है हमारा पित्त रस कहाँ बनता है? तो पित्त रस हमारे लीवर में, कह सकते हैं लीवर में बनता है, या यकृत कह सकते हैं इसमें बनता है। फिर अगला प्रश्न है इसमें वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा हमारी 20.95% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ये हमारे वायु संगठन का एक प्रश्न है। और इसी में वायु में हमारी कार्बन की 0.95% कार्बन की होती है। मतलब कोई भी पूछ सकते हैं ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा या कार्बन की मात्रा। फिर इसके बाद है मेल हार्मोन, या महिलाओं में जो है महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये जो है सॉरी जो है पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। फिर अगला प्रश्न है परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? वो हमारा है पायरिया, मलेरिया, पेचिस और इसमें एक है कालाजार, ये सारे हमारे परजीवी से होने वाले रोग हैं। फिर अगला प्रश्न है रोग तथा उनके लक्षणों को का अध्ययन जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पैथोलॉजी कहते हैं। रोग से लड़ने के और के कारणों के लक्षणों का अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है, और जो करता है वो पैथोलॉजिस्ट होता है। फिर अगला प्रश्न है इसमें जन्मजात रोग कौन से हैं, या हमको जो अनुवांशिक या जेनेटिक रोग जो हमारे अंदर होते हैं वो एक इसमें होता है हीमोफीलिया। फिर एक है वर्णांधता, जो रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। फिर अगला है सिंड्रोम, जिसमें गुणसूत्रों में कमी हो जाती है, कम या ज्यादा हो जाते हैं। ये सारे हमारे जन्मजात रोग हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है दुग्ध हार्मोन कौन सा है? तो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो कि दुग्ध हार्मोन में जो है हमारी ग्रंथियों को एक्टिव करता है और दुग्ध हार्मोन
कहलाता है ऑक्सीटोसिन। फिर अगला है चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी है, तो वो चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। फिर इसी में अगला प्रश्न है जल का अवशोषण होता है, तो जल का अवशोषण हमारी फिर अगला प्रश्न है हमारा जल का अवशोषण होता है, तो जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये बड़ी आंत में होता है। फिर अगला प्रश्न है इसमें केप्स चक्र की खोज किसने की? तो केप्स चक्र की खोज हमारे हेंस क्रेब ने की। इस तरह से हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर अगला है हमारा न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस का पहला प्रश्न है हेल्थ बना है, तो हेल्थ हमारा किससे बना है? तो ये जो है हेल्थ शब्द से बना है, सॉरी, ये हेल्थ शब्द से बना है। पहला प्रश्न है हेल्थ बना है, तो हेल्थ जो है हेल्थ शब्द से बना है और उस शब्द का अर्थ होता है हैप्पीनेस। इससे जो है हमारा हेल्थ शब्द बना है। फिर इसी में है अगला प्रश्न गर्भावस्था में एल्कोहल के प्रयोग से होता है, तो गर्भावस्था में एल्कोहल के प्रयोग से क्या होता है? तो फिटस एल्कोहल सिंड्रोम देखने को आपको मिलेगा गर्भावस्था में। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो आहार हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा संतुलित आहार और एक होता है असंतुलित आहार। तो संतुलित आहार में क्या आता है? जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं, वो संतुलित आहार कहलाता है। असंतुलित आहार में क्या होता है? किसी तत्व की अधिकता, ये नहीं कि असंतुलित है तो कम ही होगा, किसी जो है तंतु की अधिकता भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, वो हमारा असंतुलित आहार कहलाता है। और इसी में एक आता है पोषण कितने प्रकार का होता है? एक प्रश्न है, तो पोषण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पोषण और एक होता है कुपोषण। सुपोषण और कुपोषण, और कुपोषण में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कुपोषण में अति पोषण और एक होता है अल्प पोषण। यानी कि जैसे किसी चीज की जैसे अति पोषण होता है तो उसमें मोटापा बढ़ जाता है, मोटापा विषाक्तता ये सब चीजें देखने को मिलती है। और जो है अल्प पोषण में क्या होता है? किसी चीज की कमी हो जाती है, वो भी दो प्राथमिक कमी हो जाती है, फिर है दो प्रकार की होती है। तो प्राथमिक जो कमी होती है उसमें क्या होता है? अल्प पोषण, किसी न्यूट्रिशन की शरीर में कमी। तो शुरुआत में क्या होता है कि चक्कर, उल्टी, कमजोरी होती है, और जो द्वितीय या सेकेंडरी स्टेज जब पहुंचते हैं तो देखने को मिलता है क्वासियोकर, मेरेस्मस। और क्वासियोकर प्रोटीन कमी से होता है, मेरेस्मस प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है। इस तरह से हमने जाना पोषण और सुपोषण के बारे में और आहार के बारे में। इसके बाद इसी में अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और का अनुपात, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? तो ये हमारा अनुपात होगा कार्बन का 1:2:1, यानी कि कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है जो है। ये इसके साथ ही फिर कार्बोहाइड्रेट में हम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 पॉइंट या 4.2 भी होता है, और वैसे तो 4 कैलोरी ऊर्जा ही हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का संगठन, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज भी कहते हैं, स्वार श्वेतसार भी कहते हैं, शर्करा भी कहते हैं, जाते हैं। और जो है इसकी स्रोत भी कई प्रकार के थे, वानस्पतिक जगत से है, इस तरह से है। और कार्बोहाइड्रेट की हमारे भोजन में
मात्रा सबसे अधिक होती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण क्या होता है? उसमें है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज यानी कि फलों की जो शर्कत होती है, अंगूर की होती है। फिर है फ्रैक्टोज जो फल अन्न है। और मोनोसेकेराइड में एक अणु होता है। फिर इसी के बाद अगला हमारा प्रश्न है, डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं। तो डाइसेकेराइड के हमारे उदाहरण हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज में आ जाएगा हमारा जैसे गुड़, चीनी, चुकंदर, इनसे हमको जो मिलता है वो हमारा सुक्रोज में आता है। माल्टोज में हो गया मंड, कोई भी अनाज होता है, और जो जौ होते हैं उनसे हमको जौ जो होती है वो माल्टोज से प्राप्त होती है। फिर और लैक्टोज तो आप लोग जानते ही हैं कि दूध से हमको मिलती है लैक्टोज। इस तरह से हम जान लिए ना डाई, एक और है डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, और इसी में एक और भी है, वो हमने क्वेश्चन बनाया नहीं, लेकिन वो भी आप लोग जान लीजिए या पढ़ लीजिएगा। आपका एक काम है, इतनी जिम्मेदारी बनती है कि हमने टॉपिक आपको एडवाइस कर दिया, आप उसको पढ़ लीजिए अपनी नोट्स से, किताब से या गूगल की हेल्प से। तो पॉलीसेकेराइड में भी अनेक अणु होते हैं, और ये पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं हमारे सेलुलोज, पेक्टिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, डेक्सट्रीन, ये सब हमारे पॉलीसेकेराइड में आते हैं। तो इसके बाद हमारा देखिए अगला प्रश्न है कि चीनी को जब हम क्या करते हैं, चीनी को गर्म करते हैं, चीनी को ये नहीं, लेकिन अगर हम दूध के साथ गर्म करेंगे तो उसका दूसरा असर होगा। लेकिन सूखी चीनी को जब हम गर्म करेंगे तो उस पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो फिर भूरा रंग जो चीनी का बनता है उसको क्या कहते हैं? तो वो हमारा, वो हमको करामलाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है, वो हमारी चीनी को जब हम सूखा गर्म करते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल हमारे कौन कौन से हैं? तो वो हमारे हैं, सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है अमीनो अम्ल, और ये हमारे दो प्रकार के होते हैं अमीनो अम्ल। एक होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, और एक होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो इसमें 10 आवश्यक में आ जाते हैं और 10 अनावश्यक में आ जाते हैं। तो आवश्यक के हमारे देखिए हमने हिस्टाडीन, ल्यूसीन, वेलिन, ये सारे हमारे आवश्यक में आते हैं। और वैसे भी है हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइल, लेनिन, वेलिन, अर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, ये सारे हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। बता दे रहे हैं हम आपको अनावश्यक भी, अनावश्यक जिनका हमारे जो है शरीर में निर्माण नहीं होता है, सॉरी, जो अनावश्यक होते हैं उनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, और जो आवश्यक होते हैं उनका निर्माण नहीं होता है, उनको हमको बाहर से लेना पड़ता है। और अनावश्यक है हमारे प्रोलीन, एस्मीन, एस्पारिजीन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पायरोटेट, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, सेरिन, ये हमारे अनावश्यक है। और इसी में हिस्टाडीन नवजात शिशुओं के लिए, जो हिस्टाडीन हमारा आवश्यक में है वो नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक है, और जो अर्जिनिन है वो किशोरों को जो है आवश्यकता और प्रौढ़ों को लेकिन नहीं होती है, इसीलिए इसको अर्ध आवश्यक, ये दोनों रखे गए हैं अर्ध आवश्यक में, क्योंकि जो हिस्टाडीन है वो सिर्फ नवजात के लिए, अन्य लोगों के लिए नहीं है। अर्जिनिन किशोरों को इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था आते आते इसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मक्के में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो मक्के में पाई जाने वाली प्रोटीन हमारी जीन प्रोटीन है, और इसी के साथ दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है, आप जानते हैं। गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है, बाल व नाखून में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, मांसपेशियों में मायोसिन ग्लोबिन पाया जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन या फाइब्रोनोजिन प्रोटीन पाया जाता है। इस तरह से कई प्रोटीन है। फिर अगला प्रश्न है, मसाले की भूमि किसको कहते हैं? तो मसाले की भूमि हमारी, हमारा कौन सा, हमारा अपना ही देश है, मसाले की भूमि भारत को कहते हैं। और इसी में है कि मसालों का राजा, तो मसालों का राजा कहते हैं काली मिर्च को, और मसालों की रानी कहते हैं इलायची को। और ये हमारे मसाले, ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि मसाले सिर्फ बस खाने में स्वाद, तड़का लगाना, सुगंध के लिए होता है, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो भी मसाले हैं वो हमारे भोजन में पोषक तत्वों को भी बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, स्वाद के साथ साथ ये भूख बढ़ाते हैं, और औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। फिर जो है
इसके बाद हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको हमारा सेशन कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना ही आप बताएंगे हम उसके अंदर अपनी और सुधार लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।